नमस्कार साथियों, 7 अक्टूबर 2025 के सुजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के करंट अफेयर की बात शुरू करने से पहले आज का सुविचार। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। जिंदगी में सफलता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। बिना संघर्ष के कोई सफलता नहीं मिलती। आपने सुना होगा कि जब कच्चे हीरे को तराशा जाता है तो उसको बार बार तराशने के बाद में उसमें चमक आती है। वैसे ही जीवन में संघर्ष करने के बाद में ही अच्छा परिणाम मिलता है। बिना संघर्ष के किया गया कार्य और उसके द्वारा प्राप्त परिणाम आपको आत्मसंतुष्टि नहीं प्रदान करता। आत्मसंतुष्टि तभी होती है जब हमारा परिणाम बड़े संघर्ष के बाद में प्राप्त होता है। इसलिए संघर्ष जितना लंबा होगा उसके परिणाम में हमें उतना ही अधिक आनंद मिलेगा। इसलिए संघर्ष करने से ही जो सफलता मिलती है वही हमें आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। बिना संघर्ष के किया गया कार्य और उसके द्वारा प्राप्त परिणाम केवल क्षणिक और क्षणभंगुर होता है। वो दीर्घकालीन लाभ या दीर्घकालीन संतुष्टि प्रदान नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 7 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर में। पहली न्यूज है प्रवासी राजस्थान मीट। देखो, एक आयोजन होने जा रहा है अभी, और वो आयोजन है प्रवासी राजस्थान दिवस। प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा जयपुर के अंदर। और इसका आयोजन कर रहे हैं उद्योग विभाग राजस्थान और एक राजस्थान फाउंडेशन, ये मिलके। तो राजस्थान फाउंडेशन और उद्योग विभाग के द्वारा प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। इसमें क्या किया जाएगा कि राजस्थान की विकास यात्रा में कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट, कनेक्ट, कोलैबोरेट और कंट्रीब्यूट के सिद्धांत पर आगे बढ़ने पर मुख्य रूप से जोर रहेगा। और इसका लक्ष्य है प्रवासी राजस्थानी समुदाय से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और राज्य के विकास में उन्हें सहभागी बनाना। ये जो आयोजन होने जाएगा, इस आयोजन से पहले अलग अलग शहरों में कुछ मीट आयोजित किए जा रहे हैं और उसी क्रम में एक मीट का आयोजन किया गया सूरत में। कब किया गया? 8 अक्टूबर को सूरत, गुजरात में। और यहाँ पर भजनलाल जी शर्मा गए थे और इसमें सहयोगी रहा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, ये इसका सहयोगी संस्थान था। और इसका उद्देश्य था कि सूरत में जो प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं उन समुदाय से मुलाकात करना और उन्हें इन्विटेशन देना और उनके प्रतिनिधियों से मिलकर और राजस्थान में निवेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित करना। तो प्रमुख उद्यमी और औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना, प्रवासियों को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना, देश दुनिया में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव सुनिश्चित करना, प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और जयपुर दिवस की तैयारी जो 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित होगा उसके लिए। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा कब? 10 दिसंबर 2025 को। और कहां पर मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसमें फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सिरेमिक और पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, इनमें निवेश करने के लिए ये बात रखी गई यहाँ सूरत में। और इससे पहले जो एक कार्यक्रम और हुआ वो आयोजित किया गया था हैदराबाद में। कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला हैदराबाद में और फिर ये मीट रखी गई सूरत के अंदर। अगला, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुल गुरु, जिसको पहले कुलपति बोलते थे, अब नाम चेंज करके कुल गुरु कर दिया गया है, उन कुल गुरु का निलंबन राज्यपाल ने किया है। तो कुल गुरु जी का नाम है डॉक्टर बलराज सिंह जी, इनको निलंबित किया गया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर? ये जोबनेर, जयपुर के अंदर है। और क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो यूनिवर्सिटियों में क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। तो कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े माननीय महोदय ने ये निलंबन का ऑर्डर निकाला है। निलंबन के कारण क्या रहा? तो निलंबन का कारण ये रहा कि उन्होंने कार्यकाल के जो अंतिम 3 माह थे उसमें किसी प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया
और नीतिगत निर्णय नहीं लेने के नियम का कुलगुरु द्वारा उल्लंघन किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा भी उनके विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें थी। तो क्यों किया गया, नहीं ऐसा कोई सवाल करंट अफेयर में नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन से विश्वविद्यालय के कुलगुरु का निलंबन किया गया। तो ध्यान रखना, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, जोबनेर में। और यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। राजस्व मंडल की पत्रिका रावीरा, तो ये महत्वपूर्ण है कि रावीरा का प्रकाशन कौन सा विभाग करता है, कौन सा मंडल करता है, राजस्व मंडल करता है। तो इसके 132वें अंक का विमोचन किया गया। हमें तो केवल इस बात को ध्यान रखना है कि रावीरा कौन निकालता है, राजस्व विभाग। एक आती है सिविरा, वो शिक्षा विभाग की है सिविरा, और ये है रावीरा राजस्व मंडल की है। ठीक है ना। और इसकी थीम थी इस बार जन कल्याण विशेषांक। और राजस्व मंडल के अध्यक्ष कौन है, श्री हेमंत कुमार गेरा। कौन है, श्री हेमंत कुमार गेरा। और इसमें राजस्व न्यायालयों में समाधान की बात कही है। मध्यस्थता के जरिए राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का सहज समाधान, भू प्रशासनिक व्यवस्था और भूमि विवादों में आईटी और एआई के प्रयोग की उपयोगिता की बात की गई है। राजस्व न्यायालयों में किए गए नवाचार की बात की गई है। भू अभिलेखों में असत्यों के शुद्धिकरण के प्रावधान के बारे में भी बात की गई है। और वन भूमि में सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय भी इस रावीरा पुस्तिका में शामिल किए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है रावीरा का 132वां अंक, और किसने निकाला है, राजस्व मंडल ने। अगला, विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए मुख्यालय का दौरा। देखो सीपीए का मुख्यालय कहां पर है, लंदन के अंदर है। उद्देश्य क्या है, संसदीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाले वैश्विक संगठन के विभिन्न आयामों का अध्ययन और भ्रमण करना। संघ की गतिविधियों में सीपीए की राजस्थान शाखा सहयोगी रहेगी और एक साझा मंच पर जोड़ना इसका उद्देश्य है। विधानमंडलों को, जो राष्ट्रमंडल देशों के विधानमंडल है उनको जोड़ना, और विश्व भर में संसदीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना। और लगभग 180 राष्ट्रीय, प्रांतीय और राज्य स्तरीय संसदों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों की संसदीय संस्थाओं के बीच अनुभव का आदान प्रदान करना, संसदीय परंपराओं का प्रचार प्रसार करना, और समान संसदीय हितों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श एक मंच उपलब्ध करवाना, और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। देखो विधानसभा अध्यक्ष अब बारबाडोस जा रहे हैं। बारबाडोस के अंदर राष्ट्रमंडल के जो जितने भी देश है, जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, उनके विधानसभा के जो अध्यक्ष है या संसद के मतलब लोकसभा के जो स्पीकर वगैरह है, उन सब का वहां पर क्या होने जा रहा है, एक अधिवेशन होने जा रहा है। तो उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले इनका लंदन का दौरा था, और लंदन में इन्होंने सीपीए के मुख्यालय का दौरा किया है। ठीक है ना। अब सीपीए की राजस्थान शाखा का गठन कब किया गया, 10 अगस्त 1959 को। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सीपीए की जो राजस्थान शाखा है उसका गठन किया गया 10 अगस्त 1959 को। ठीक है ना। और सीपीए की साधारण सभा ने नवंबर 1959 में इसे संसदीय संघ से जोड़ दिया गया, मतलब ये गठन किया और बाद में उसे संबद्धता प्रदान कर दी नवंबर महीने में। और सहमति, भारत की जो केंद्रीय शाखा है उसने 25 अप्रैल 1960 को इसे सहमति भी प्रदान कर दी। ठीक है। तो राजस्थान की जो विधान सभा है वो सीपीए के से जुड़ी हुई है, और कब जुड़ी है, 1959 के अंदर जुड़ी है। ठीक है ना। और अपने जो भारत की केंद्रीय शाखा है उसने भी 1960 में इसको सहमति प्रदान कर दी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का ब्रिटिश संसद अवलोकन, और फिर वो घूमने गए वहां लंदन में, तो उसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश संसद का भी अवलोकन किया है। तो यहाँ पर करंट अफेयर में मैंने इसलिए डाला है कि ब्रिटिश संसद का नाम क्या है, तो ब्रिटिश की जो संसद है उसको वेस्टमिंस्टर पैलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर पैलेस। कहां पर है ये, लंदन के अंदर है। ठीक है। ब्रिटिश लोकतंत्र की ये ऐतिहासिक इमारत वेस्टमिंस्टर पैलेस के दोनों सदनों की संसदीय व्यवस्था को इन्होंने वासुदेव देवनानी जी ने समझाए। और वहां गए तो उन्होंने वहां पर एक अजमेर की ऐतिहासिक पेंटिंग का भी अवलोकन किया है। ब्रिटिश संसद का जो सेंट स्टीफन हॉल है वहां पर राजस्थान के अजमेर की एक पेंटिंग वहां लगी हुई है जिसका नाम है सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ अजमेर 1614। 1614 में सर थॉमस रो ने द कोर्ट ऑफ अजमेर के अंदर एक उनकी तस्वीर है, वो वहां पर ब्रिटिश संसद के अंदर लगी हुई है जिसका नाम है सर थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ अजमेर। ठीक है ना। ये द बिल्डिंग ऑफ ब्रिटेन नामक कलाकृति श्रृंखला में लगी हुई 8 बड़ी पेंटिंग का एक हिस्सा है, और ब्रिटिश भारत के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती है और सदियों पुराने भारत ब्रिटेन संबंधों की भी याद दिलाती है। अब देखो ब्रिटेन के अंदर 2 सदन है, एक तो है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। ये ब्रिटेन की जो विधान
सभा है, यहाँ ब्रिटेन की जो संसद है उसके दो सदन है, एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरे का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। और वेस्टमिंस्टर हॉल भी है यहाँ पर, और इसकी जो सेंट्रल लॉबी है जो ब्रिटिश लोकतंत्र की ऐतिहासिक धरोहर में गिनी जाती है। तो ध्यान रखना कि ब्रिटेन के दो सदन के नाम क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी के आधार पर अपने यहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन है। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। ऊंटों के अस्थायी प्रव्रजन, अस्थायी निर्यात के नियमों में सरलता। देखो, राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम लाया गया कब, 2015। लेकिन इसके नियमों में अभी संशोधन किया गया है। पशुपालन और गोपालन मंत्री है श्री जोराराम जी कुमावत, उन्होंने इनको स्वीकृति दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो अमेंडमेंट किया गया इस नियम में, ये क्यों किया गया, क्योंकि राजस्थान से अन्य राज्यों में ऊंटों को ले जाना आसान बनाना। देखो, अन्य राज्यों में जितने भी जो पशुओं के मेले लगते हैं, वहां पर हो सकता है कि राजस्थान के जो पशुपालक है वो अपने ऊंट ले जाकर और वहां बेचना चाहे, तो इससे पहले नियमों में जटिलता थी, ले जा नहीं सकते थे। अब इन्होंने क्या किया है, अन्य राज्यों में ऊंटों को ले जाने में जो सरलता हो, इसलिए जो इसके नियम है उनमें संशोधन किया गया, ठीक है। अधिनियम बनने के 10 वर्ष बाद में इसमें नए नियम बनाए। देखो, 2015 में नियम अधिनियम बना था और 2025 में अब इसमें नियम बनाए गए। अधिनियम में ऊंट को चराई, खेती के लिए, डेयरी के लिए या पशु मेलों में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाने का प्रावधान है। किस किस के लिए, चराई के लिए, खेती के लिए, डेयरी के लिए और पशु मेलों के लिए। अब परमिट या विशेष परमिट जारी करने की शक्तियां किन को दी गई है, एक तो एसडीओ को, और दूसरा राज्य स्तरीय पशु मेलों के दौरान जो मेला प्रभारी अधिकारी होते हैं उनको दी गई है। पहले यह शक्ति केवल जिला कलेक्टर के पास में थी, अब जिला कलेक्टर से एसडीओ को और मेला प्रभारी अधिकारी को भी दे दी गई है। इसको प्रोसेस क्या रहेगा कि पशुपालक है, जो ऊंट पालक है, उनको एक निर्धारित परफॉर्मा के माध्यम से अनुमति लेनी होगी। ऊंट का वध करना या वध के प्रयोजन के लिए राज्य से बाहर निर्यात करना एक अपराध माना जाता है, और जिसके लिए 5 साल तक की जेल या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगली न्यूज है, राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन पर कृषि विभाग की एक बैठक हुई है। राइजिंग राजस्थान में जो जितने भी निवेश हुए थे, तो सबसे ज्यादा निवेश जिस विभाग में हुए थे वो थे उद्योग विभाग में। कौन से विभाग में, उद्योग विभाग में एमओयू सबसे ज्यादा हुए। दूसरे नंबर पर एमओयू हुए थे वो कृषि क्षेत्र में हुए थे, 2439, ठीक है ना। विभाग ने लगभग 26% एमओयू को धरातल पर क्रियान्वित अभी किया जा चुका है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई 2024, ठीक है। इस 24 में जितने भी एमओयू हुए उनके क्रियान्वयन की गति देखने के लिए एक कृषि विभाग की बैठक आयोजित की गई। तो हमें केवल यहाँ पर मैंने इसलिए डाला है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि कृषि विभाग में उद्योग विभाग के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एमओयू हुए। तो सबसे ज्यादा एमओयू उद्योग विभाग में पहले नंबर पे, और 2 नंबर पे कौन है, कृषि विभाग है, ठीक है। भूमि धारक निवेशकों की ग्राउंड ब्रेकिंग में आ रही समस्याओं की जानकारी लेना, प्राप्त समस्याओं का समाधान करना, निवेशकों को प्रोत्साहित करना वगैरह इस बैठक के उद्देश्य थे। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एमओयू कौन से विभाग में हुए थे, उद्योग विभाग में, और 2 नंबर पे कौन से विभाग में हुए, कृषि विभाग में, ठीक है। कब हुए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी 2024 के अंदर, उसमें। अगला है सुमंगल दीपावली मेला। ये तो देखो 4-5 दिन से न्यूज में प्रत्येक दिन डाल रहा हूं, सुमंगल दीपावली मेला। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कौन कर रहा है, राजीविका कर रही है। कौन है, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, जिसको राजीविका बोलते हैं। ये सुमंगल दीपावली मेले का आयोजन कर रही है। कब से कब तक है ये, 1 से 12 अक्टूबर 2025, ठीक। कहां पर हो रहा है ये, JLN मार्ग जयपुर पे हो रहा है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको विपणन मंच प्रदान कर उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। बहुत सारे मंत्री जी यहाँ पर जाके विजिट कर रहे हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो ये था आज का करंट अफेयर। और अभी हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप, ये हमारा ऐप है GS अकेडमी, इस ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए GS अकेडमी पे एक और कोर्स चल रहा है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एक और कोर्स चल रहा है। आपको टेलीग्राम वेबसाइट और
यूट्यूब के स्कैनर दे रखे हैं। आपको करंट अफेयर की जो क्लासेज हो रही है उनके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम को स्कैन करना और यहाँ पर आपको इस पूरी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। धन्यवाद।